हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के अपने टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलर मास डेंसिटी एंड एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक है। और सेकंड टॉपिक रहेगा आपका पैकिंग इन सॉलिड, दैट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलर मास, ओके, देन डेंसिटी, मोलर मास डेंसिटी एंड एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल जो होता है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो होता है जिसको अपन यूनिट सेल कहते हैं, तो इसके यूनिट सेल के मोलर मास डेंसिटी और एड्स लेंथ में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, किस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव होगा। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको बोला था हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, इस तरीके से अब यहाँ पर हमें रिलेशन बताना है मोलर मास डेंसिटी और एड्स लेंथ का। तो हम क्या क्या कंसीडर करेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का लेंथ, एड्स लेंथ सपोज ए है, इतना मान लेते हैं। ठीक है, ओके, इस एड्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर लिया तो यहाँ पर पता है कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया। अगर आप उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लेते हो तो और भी उसमें पार्टिकल्स अदर और एक्स्ट्रा आएंगे। तो जो भी है, ठीक है, कोई भी आप यूनिट सेल ले सकते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, जो भी है। ठीक है, तो उस यूनिट सेल का एड्स लेंथ कितना है, ए इतना है। ओके, अब ये रिलेशंस डिराइव करने के लिए हम क्या क्या कंसीडर करेंगे कि सपोज लेट n be the particles, ठीक है, n be the particles in unit cell, पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। मान लेते हैं कि किसी यूनिट सेल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, ए हमने क्या कंसीडर किया, दिस इज द एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सपोज ए बी द एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल की एड्स लेंथ क्या लिया हमने, ए। ओके, इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से एक पार्टिकल्स का मास, किसी भी एक पार्टिकल्स का मास सपोज m है, तो स्मॉल m मैंने यहाँ पर मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल्स का मास कितना है, सपोज स्मॉल m। ओके, अब इस रिलेशन में हमें डेंसिटी और मोलर मास से भी रिलेशन बताना है। तो सपोज रो मींस डेंसिटी। एक्चुअली डेंसिटी क्या होता है, मटेरियल का होता है। तो क्रिस्टल जिस मटेरियल से बना होगा उसी मटेरियल से यूनिट सेल भी बना है, तो दोनों का डेंसिटी सेम होगा, तो आप इसको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर सब्सटेंस भी, यूनिट सेल या फिर जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसका भी डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी सेम ही आएगा, मटेरियल सेम होने की वजह से। ओके, और मोलर मास के लिए हम सिंबल लेटर यूज करते हैं, सपोज कैपिटल M, सो दिस इज द मोलर मास ऑफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। अब इनके बीच रिलेशंस क्या होगा, देखो सबसे पहले तो डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में क्या आएगा, मास ऑफ सेल, यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी वहां पर हम जब रखेंगे रिलेशंस में, तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये दो बातें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले तो अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिकल है, इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम रहेगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या बन जाएगा, A इंटू ए, दैट मींस A। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उसी तरीके से यहाँ पर हमें मास ऑफ यूनिट सेल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम डेंसिटी रिलेशन में लेने वाले हैं। सो यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल, और मास ऑफ यूनिट सेल क्या मिलेगा, सेल में तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल्स का मास कितना है, स्मॉल m है, और ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है। ओके, तो वहां पर m इंटू n, ये क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, इन दोनों से हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बन जाएगा, देखो डेंसिटी, इससे एक रिलेशन बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड दैट इज रो इक्वल्स टू, क्या होगा ये, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब रेशो किसका, मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। सो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल जो कि आपने निकाला है, यहाँ पर क्या मिला है, m इंटू n। ओके, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या मिला आपको, a क्यूब। तो ये फॉर्मूला किसका मिला, डेंसिटी का। चलो हमने डेंसिटी तो डिराइव कर दिया, लेकिन इसका रिलेशन हमें मोलर मास से भी लेना है। ठीक है,
और एड्स लेंथ तो हमने कंसीडर किया ही नहीं, एक वो तो आपको ए दिखाई दे रहा है, डेंसिटी भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसमें मोलर मास अभी ऐड होने का है, ठीक है। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होगा? मोलर मास मतलब होता है इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास यानी होता है मोलर मास। तो उस सब्सटेंस में, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पार्टिकल्स हैं जिनका मास कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। तो मोलर मास यानी क्या होगा? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें? एवोगाड्रोस नंबर इतने, ओके। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो एवोगाड्रोस नंबर इतने होंगे, और उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे मास ऑफ 1 पार्टिकल, ठीक है। तो एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, इतने जो एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनका नंबर, इसको अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मोलर मास। सो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर इतने होंगे, ठीक है। तो इससे मोलर मास इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? मोलर मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से, ओके। तो यहां पर आपको एक फार्मूला मिल गया ना, यहां पर कैपिटल M इक्वल्स टू M इनटू N, ओके। अब ये जो डेंसिटी निकाला है इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, और यहां पर ये जो मिला इक्वेशन सेकंड। लेकिन हमें ये मोलर मास डेंसिटी के रिलेशन से लेना है, डेंसिटी के साथ रिलेटेड बताना है। तो हम इस फार्मूले में क्या करेंगे? स्मॉल m को करेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से? मोलर मास के फार्मूले से स्मॉल m का फार्मूला यानी मास ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला यहां पर मिलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे, ओके। तो ये दो बातें होंगी। अब इन दोनों को हम रिलेटेड बता सकते हैं। किस तरीके से? इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम स्मॉल m के जगह उसका यह वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो उसमें मोलर मास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशंस 2 है ना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अगर हम 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे बन जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स दैट इज रो इक्वल्स टू, वहां पर स्मॉल m के जगह क्या रखोगे? कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na, ओके। मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहां पर? स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय है वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल इज AQ, ओके। समझ में आ रहा? अब इसका डिनोमिनेटर नहीं मतलब 1 है, तो इसको अगर इन्वर्स करें तो क्या मिलेगा? कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू AQ, ओके। इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो रिलेशंस मिला, इस रिलेशंस में क्या क्या मिलता है? डेंसिटी है, मोलर मास है, और एड्स लेंथ भी है। सो ये जो फार्मूला मिलेगा ये हुआ रिजल्टेंट रिलेशंस, ठीक है। यानी इट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इस तरीके से हम इस रिलेशंस को डिराइव करते हैं। समझ में आया? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखो आपने जो पहला टॉपिक कंप्लीट किया, अब सेकंड टॉपिक अपना है पैकिंग इन सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड में पैकिंग किस तरीके से होता है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होके जो यूनिट सेल बनाते हैं, यूनिट सेल एक दूसरे से बाइंड होके पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग किस तरीके से होता है, ओके। जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है 3 तरीके से। एक तो होता है 1 डायमेंशनल, दूसरा होगा 2 डायमेंशनल, और तीसरा होगा 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को आज देखेंगे कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस तरीके से होता है, ओके। तो देखो इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यहाँ पर क्या होता है कि एटम्स से ज्वाइन होके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल्स को एक कंसीडर करेंगे कि जैसा हार्ड स्फीयर है, ठीक है। सो पार्टिकल इज कंसीडर एज अ हार्ड स्फीयर। तो यहाँ पर पार्टिकल्स टू पार्टिकल ज्वाइन होके एक लीनियर रो बनाते हैं, ठीक है। मतलब दैट पार्टिकल्स आर ज्वाइंड विद ईच अदर एंड अरेंज इन अ सिंगल लाइन इन अ रो। तो ऐसा अगर अरेंजमेंट हो, ऐसा अगर पैकिंग हो तो इसको अपन बोलेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मतलब इट रिजल्ट्स इसमें क्या होता है? इट रिजल्ट्स बाय अरेंजिंग द स्फीयर्स टू टच ईच अदर इन अ रो। यहाँ पर हम पार्टिकल्स को एक जनरली हार्ड स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्फीयर्स है ये एक दूसरे से टच है और एक स्ट्रेट रो में अलाइंड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। तो इस तरीके का जो क्लोज पैकिंग होता है इसको अपन बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, जो एक इस तरीके से मिलेगा आपको। अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होगा? 2 डायमेंशनल में यहाँ पर 2 एक्सिस के अलोंग में पार्टिकल्स का अलाइनमेंट होगा। ये तो 1 डायमेंशनल यानी मान लो किसी एक एक्सिस के तरफ अलाइन हो रहे हैं, ठीक है।
लेकिन टू डायमेंशनल में क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स अलोंग द एक्स एक्सिस और कुछ पार्टिकल्स अलोंग द वाई एक्सिस इस तरीके से अलाइन होंगे, तो उसका अपन टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करेंगे। अब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि वहां पर भी दो टाइप्स की आपको क्लोज पैकिंग मिलेगी टू डायमेंशनल में। एक होती है ए टाइप और दूसरा होगा ए बी टाइप। तो दो टाइप्स के टू डायमेंशनल अरेंजमेंट हो सकती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग जनरेटेड बाय प्लेसिंग वन डायमेंशनल लेयर ओवर वन अनदर। ठीक है, वन डायमेंशनल लेयर जो बनेगी उसको हम एक लेयर को दूसरे लेयर ऊपर तीसरी लेयर, यानी लेयर के ऊपर लेयर अगर हम अलाइन करते हैं, अरेंज करते हैं, तो बाय प्लेसिंग वन डायमेंशनल लेयर्स ओवर वन अनदर टू फॉर्म मल्टीपल लेयर। वहां पर क्या होगी, वन डायमेंशनल लेयर, जैसे कि एक लेयर दिख रही है आपको, वन डायमेंशनल लेयर है, इसके ऊपर और एक वन डायमेंशनल लेयर बना, उसके ऊपर फिर से एक वन डायमेंशनल लेयर बना। तो वन डायमेंशनल लेयर्स को अगर हम एक के ऊपर एक अगर अरेंज करते हैं तो इससे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो वन डायमेंशनल लेयर हम एक के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर उसके वजह से क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स बनेगी और वो जो मल्टीपल लेयर शो करेगी वही टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी डन इन टू वेज एंड फर्स्ट इज द ए टाइप, दूसरा है ए बी टाइप। ओके, अब ए टाइप में क्या होगा, सो दिस ए टाइप टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, या इसी को दूसरा नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए कहा है क्योंकि यहां पर एक स्फीयर जो उसके नेबरिंग स्फीयर से सराउंडेड होता है, ठीक है, या उनके टच में होता है, तो अगर हम सराउंडेड स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर एक स्क्वायर बनते हुए दिखाई देगा। तो इसीलिए इस पैकिंग को अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस तरीके से होगा, सपोज मान लो कि फर्स्ट दैट इज ए लेयर, इट इज अ वन डायमेंशनल लेयर। So in A layer, the particles are arranged, aligned in a straight line. Okay. Another layer is put on the first layer in such a way that the atoms are aligned, बिल्कुल atoms are aligned in the same line. जो second layer आप first layer पे रखोगे, वो इस तरह से रखना है कि वो particles, वो जो spheres है, वो बिल्कुल same line में aligned होने चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? तो यानी ये जो सेकंड लेयर है बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर किससे होगी, फर्स्ट लेयर जैसे होगी। ठीक है, उसके ऊपर थर्ड लेयर भी उसी तरीके से रखना है और उसके ऊपर फोर्थ लेयर भी उसी तरीके से। यानी अगर आप हॉरिजॉन्टली देखो या वर्टिकली देखो, सभी एटम, सभी स्फीयर्स आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सो दैट एटम्स आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन इन हॉरिजॉन्टल एंड आल्सो इन वर्टिकल। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको बोलेंगे अपन ए टाइप, क्योंकि नीचे की लेयर उसके अबाउ लेयर से बिल्कुल सिमिलर दिख रही है। ओके, तो इसको बोलेंगे अपन ए टाइप टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एक जो स्फीयर है उसके चार स्फीयर से सराउंडेड होता है और ये सराउंडेड स्फीयर्स के अगर सेंटर्स हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब यहां पर देखना हमें है कि भाई पैकिंग इफिशिएंसी क्या होगा। कोऑर्डिनेशन सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक स्फीयर कितने स्फीयर से वो सराउंडेड है या टच में है, कांटेक्ट में है। यहां पर एक स्फीयर कितने स्फीयर्स के कांटेक्ट में, चार स्फीयर्स के कांटेक्ट में। ठीक है, सो दैट फोर स्फीयर्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द वन स्फीयर शोज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर एक स्फीयर चार स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर क्या बन जाएगा, 4। Okay, so each sphere is surrounded by the four sphere and that's why shows the coordination number 4. ये जो है पैकिंग इफिशियंसी, इसमें पैकिंग इफिशियंसी क्या दिख रहा है, 42.4% दिखता है। पैकिंग इफिशियंसी मतलब क्या होता है, यूनिट सेल में जो अवेलेबल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, उस टोटल वॉल्यूम में से एक्चुअली कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, कितने वॉल्यूम में पार्टिकल पैक हुए हैं, वो बताता है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होगा इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक है, और किस में से, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से। ठीक है, तो ये रेशो जो है ये क्या बताएगा, पैकिंग इफिशियंसी। इन परसेंटेज शो करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। So volume occupied by all constituent particles divided by volume of unit cell multiplied by 100, ये जो रेशियो है ये क्या बताएगा आपको, पैकिंग इफिशियंसी। तो ये ऑब्जर्व होता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग इफिशियंसी कितना आता है, 52.4%। यानी आउट ऑफ 100% में से 52.4% पार्टिकल्स ने स्पेस या वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया है।
तो कुछ स्पेस वहां पर रिमेन रहेगा, एम्प्टी रहेगा, उसी एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड भी कह सकते हैं। तो वॉइड्स कितना मिलेगा आपको यहाँ पर? वॉइड मिलेगा 100 में से कितना पैकिंग हुआ है? 52.4% पैकिंग हुआ है। तो 100 में से हम पैकिंग एफिशिएंसी को अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो उससे हमें कितना परसेंट वहां पर वॉइड्स है या एम्प्टी स्पेस है ये समझ में आएगा। तो 100 में से 52.4 माइनस करते हैं तो 47.6 इतना परसेंट वहां पर क्या मिलेगा? एम्प्टी स्पेस या वॉइड्स मिलेगी। इन वॉइड्स का शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट वे टू शोज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज द ए टाइप। ओके, नेक्स्ट जो है वो है AB टाइप। AB टाइप यानी क्या कि पहला लेयर कुछ A टाइप्स का होगा तो सेकंड लेयर B टाइप्स का, मतलब फर्स्ट लेयर से एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैच करते थे सभी लेयर, यहां नहीं करेगी। ओके, अब ऐसा जो अरेंजमेंट होगा इसी को अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पैकिंग में, इस क्लोज पैकिंग में एक स्फीयर 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा, उसके कांटेक्ट में होगा, टच में होगा। उन 6 स्फीयर्स के अगर हम सेंटर यहां पर ज्वाइन करते हैं तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसको अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, लेकिन अब ये AB टाइप्स का कैसे बनेगा? सबसे पहले अपन वन डायमेंशनल लेयर लेंगे, ये होगी वन डायमेंशनल लेयर। ठीक है, सभी पार्टिकल्स एक सिंगल वन डायमेंशंस में हमने अरेंज किए हैं। ओके, अब इसके ऊपर की जो लेयर आएगी वो हमें कैसे रखना है? सो फर्स्ट रो, so that means first layer is in one dimensions, another layer, that means second layer is placed over the first layer। ठीक है, इसको कहाँ रखना है? second layer is placed over the first layer in such a way that the spheres of second layers are placed over the void, जो या डिप्रेशन कह सकते हो। ये जो स्फीयर्स एक दूसरे से ज्वाइन है, इनके बीच में कहीं तो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है या खाली जगह दिख रही है जहां स्फीयर एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, तो वो डिप्रेशन में हमें सेकंड लेयर्स के स्फीयर अरेंज करने हैं। यानी स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर्स आर अरेंज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है बाहर में, ठीक है, जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, उस डिप्रेशंस में सेकंड लेयर्स के एटम्स क्या करने हैं? अलाइन करने हैं, प्लेस करने हैं। So atoms of second layer are placed at the depression of the first layer. Then third layer कैसे put up करेंगे? Then third layer is placed over the depression of second layer, and fourth layer is placed over the spheres of fourth layer is placed over the depression of third layer. यानी एक लेयर का जो डिप्रेशंस रहेगा, ठीक है, उसमें आपको सेकंड लेयर के स्फीयर्स रखने हैं। सेकंड लेयर्स में ऊपर में जो डिप्रेशंस बनते हुए दिखाई दे रहा है उसमें थर्ड लेयर्स के स्फीयर्स रखने हैं और थर्ड लेयर्स के जो डिप्रेशंस आए उसमें फोर्थ लेयर के स्फीयर्स आपको रखने हैं, अरेंज करने हैं। तो इस तरीके से होगा क्या कि ए लेयर का बी लेयर से यहां पर कोई मैच नहीं होते हुए दिखाई देगा, यहां पर मैच नहीं हो रहा है, मतलब द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर्स आर नॉट अलाइंड विद द स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के स्फीयर फर्स्ट लेयर के स्फीयर से बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो इससे फर्स्ट लेयर आपको सेकंड लेयर से डिफरेंट दिखेगी। हाँ, थर्ड लेयर जो इसमें बनेगी वो थर्ड लेयर ऐसे बनेगी कि द स्फीयर्स इन द थर्ड लेयर आर अलाइंड विद द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। थर्ड लेयर के स्फीयर्स फर्स्ट लेयर के स्फीयर से आपको सिमिलरली अलाइन होते हुए दिखाई देंगे और सिमिलरली फोर्थ लेयर के जो स्फीयर्स है वो आपको सेकंड लेयर के स्फीयर से अलाइन होते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो इस तरीके का इनका अरेंजमेंट होगा और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? एक स्फीयर 6 स्फीयर से सराउंडेड है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। जब उनके सेंटर्स हम ज्वाइन करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? जब ये 6 स्फीयर से टच में है, कांटेक्ट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितना आता है? पैकिंग एफिशिएंसी इसमें 60.4% आता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एफिशिएंसी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो व्हाइट स्पेस बनता है वो ज्यादा है, जबकि यहाँ पर व्हाइट स्पेस या एम्प्टी स्पेस जो बन रहा है वो कम होता है, वो स्पेस आपको कम मिलेगा। साइज देखो, शेप देखो इसका, इसमें व्हाइट शेप का जो शेप मिल रहा है, यहाँ पर व्हाइट का शेप आपको इस तरीके से ट्रायंगुलर मिल रहा है, तो इससे यहाँ पर व्हाइट शेप जो है वो कम दिखाई देता है, मतलब यहाँ पर कम जगह खाली बची हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स या स्फीयर्स ने पैक कर लिए हैं, तो इसलिए इसका पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। और पैकेज एफिशिएंसी बिल्कुल सिमिलर इसी फार्मूले को यूज करके सॉल्व करना है।
तो ये ऑब्जर्व होता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है 60.4%। तो वॉइड कितना बचेगा, एम्प्टी स्पेस कितना बचेगा, फिर से वही 100 में से हम इस परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 में से 60.4 माइनस करने के बाद कितना मिलेगा यहाँ पर 49.6% यहाँ पर आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके देखो यहाँ पर सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 49 नहीं यहाँ पर 39 चाहिए। ओके 39.6 प्लस ये 0.4 यानी 40 होगा, 40 प्लस 60 यानी 100 होगा। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, 49 की जगह क्या चाहिए भाई 39.6% चाहिए। तो एम्प्टी स्पेस या व्हाइट स्पेस यहाँ पर कितना मिलेगा 39.6% बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो व्हाइट स्पेस या व्हाइट एम्प्टी स्पेस का जो शेप है यहाँ पर कम दिखाई देता है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसका मतलब यहाँ की यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या होगा ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ पैकिंग इन सॉलिड, और उसमें हमने दो डायमेंशंस को देखा, इन 1 डायमेंशंस एंड इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, इन 3 डायमेंशंस हाउ दैट स्फीयर्स कैन बी अरेंज्ड। ओके, समझ में आया? चलो, थैंक यू।